तो देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे ही हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। माने शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? बहुत अच्छा जवाब, लेकिन गलत है। एक है मुख्य क्रिया और दूसरा है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में क्या अंतर है? मुख्य क्रिया उसे कहते हैं जिससे कार्य का बोध है। जैसे राम पढ़ता है, मैं पढ़ाता हूँ, वो दौड़ते हैं, हम चलते हैं, तो पढ़ना, पढ़ाना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या कहलाएंगे? मुख्य क्रिया कहलाएंगे। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता प्रदान करने वाले क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। उसका नाम ही है सहायक क्रिया। और इसका सबसे मुख्य काम जो है वो ये है, समय बताना। इट शोज द टाइम कि कार्य किस वक्त हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो हूँ शब्द है, इससे यह आभास हो रहा है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है। वह पढ़ेगा, पढ़ेगा, गा शब्द से किस तरफ संकेत हो रहा है? इसका मतलब ये भविष्यत काल की बात है। राम पढ़ता था, तो राम पढ़ता था का क्या आशय है? माने ये कार्य भूतकाल में है। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, तो जैसे मैंने कहा, अब ये मुख्य क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है मूल क्रिया और दूसरे को कहा जाता है यौगिक क्रिया। मूल क्रिया में जैसे क्या है? खा, चल, पढ़, उठ, जा, देख, इसे मूल क्रिया कहा जाता है। ये अपने मूल रूप में है, वास्तविक रूप में है। और जैसे ही हम इसमें ना जोड़ते हैं तो अब इनका निर्माण क्या है? मूल क्रिया में ना नामक प्रत्यय लगा दिया गया है। अभी ये दो खंडों से मिलकर के निर्मित हो रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता? यौगिक कहा जाता। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? खाना, पढ़ना, चलना, देखना इत्यादि। मूल क्रिया का ज्यादातर प्रयोग को संस्कृत भाषा में किया जाता है। अब ये जो यौगिक क्रिया है, इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इनके विभाजन का तीन आधार है, जिसमें से पहला जो आधार है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर। और इसमें एक एक आधार हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसको मिटा दें, आप इसे लिख लीजिए।
हो गया? ये ऊपर वाला तो हो गया होगा, उतना मिटाया जा सकता है ना। पहली हेडिंग आप बनाएंगे कर्म के आधार पर। यही बांटना है। आपसे पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो जवाब क्या होगा? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा सकर्मक और दूसरा होगा अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको प्रैक्टिकली जानिए कि माने क्रिया के साथ अगर कर्म मौजूद हो, क्रिया के साथ कर्म अगर मौजूद हो तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक। माने जिन क्रिया, इसकी परिभाषा लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म हो वो क्या कहलाएंगे? सकर्मक। और अकर्मक में क्या हो जाएगा? क्रिया के साथ कर्म न हो। वो हो जाएगा अकर्मक। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक है या अकर्मक है? सकर्मक। वाक्य सकर्मक है या अकर्मक? सकर्मक ही है। वाक्य सकर्मक है। हाँ, इस वाक्य को लेकर के आंसर्स वेरिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। कि अकर्मक नहीं है, सकर्मक है, इसका जवाब सभी लोगों को प्राप्त करने के लिए 3 एपिसोड है आपके पास। क्या? किसे और किसको? ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में आप क्रिया को पहचानिए। वेयर इज वर्ब? क्रिया कहाँ है? तो पढ़ता है, देती है, पढ़ता है। क्रिया के ठीक पहले इन तीनों को लगा करके देखिए। अगर इन तीनों के लगाने की प्रक्रिया में, इन तीनों के लगाने की प्रक्रिया में अगर आपको कुछ न कुछ उत्तर प्राप्त हो, आंसर आपको मिले, तो इसका मतलब सकर्मक है। आंसर न मिले तो सकर्मक नहीं है, तब अकर्मक है।
तो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। इसका मतलब यहां से आपको पुस्तक शब्द मिला। ठीक है। यहां मां बच्चे को क्या देती है? खिलौने देती है। किसको देती है? बच्चे को। यहां एक कर्म, लेकिन यहां आपको देखिएगा दो कर्म मिल गए हैं, खिलौने और बच्चे। बालक क्या पढ़ता है? पुस्तकालय पढ़ता। कौन कहा? क्या पढ़ता है? कुछ नहीं पढ़ता है। किसे पढ़ता है? कुछ नहीं आंसर। किसको पढ़ता है? कुछ नहीं आंसर। इसका मतलब ये है, इसका आंसर आपको मिलेगा बालक कहाँ पढ़ता है, तब आपका जवाब होगा पुस्तकालय में। इसका मतलब यह है कि इन तीनों की मदद लेने के बाद भी इस वाक्य से किसी भी प्रकार का आंसर नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि यह अकर्मक है। तो इसको यहाँ से हटाना होगा और यहाँ ले आना होगा। लोअर 2 पीसीएस लोअर 2 में ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और ज़्यादातर लोग इसको सकर्मक मारे हैं। तो क्या अंतर है ये आप ऐसे ही आसानी से पहचान पाएंगे। यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो पहले वाक्य में आपको एक कर्म, जबकि दूसरे वाले वाक्य में आपको दो कर्म मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि सकर्मक जितने भी वाक्य होंगे, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और जिसे कहा जाएगा, एक को कहा जाएगा एक कर्मक और दूसरा हो जाता है द्विकर्मक। एक कर्मक जब किसी भी वाक्य में केवल एक कर्म मौजूद हो तो उसे एक कर्मक कहेंगे। किसी भी वाक्य में 2 कर्म मौजूद हो तो उसे द्विकर्मक कहेंगे। तो ए वाला उदाहरण यहाँ लिख लीजिएगा और बी का उदाहरण यहाँ लिख लीजिएगा। और यहाँ जैसे बालक रोता है, क्या होगा? अकर्मक होगा। राम हंसता है, क्या होगा? और बच्चे सोते हैं, क्या होगा? अकर्मक। लेकिन कभी कभी हम लोग वाक्य की लंबाई देख लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। जैसे कहा गया, छोटे छोटे बच्चे थोड़ी थोड़ी बात पर रोने लगते हैं। सकर्मक है या अकर्मक है? अकर्मक है। क्या रोने लगते हैं? कोई आंसर नहीं। किसे रोने लगते हैं? कोई जवाब नहीं। और किसको रोने लगते हैं? कोई जवाब नहीं। तो वाक्य की लंबाई देख करके ये गलतफहमी मत बिठा लीजिएगा, यार इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं तो सकर्मक तो होगा ही, लगा दीजिए, तो जवाब गलत हो जाएगा। इस फ्रेम को बना लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले चरण पर आ जाते हैं। और इसके बगल में कष्ट न हो तो ये 3 लेटर लिख लेना आप लोग। मिटा लिया जाए इसको।
इसके बाद की हेडिंग है रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। मिटा दें? अभी नहीं। देखिए, अगर ना मिटाना हो तो वो बता दीजिए हमसे। संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद कितने प्रकार के? ये निर्धारित नहीं है। जिसमें पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है सम्मिश्र क्रिया, पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया, अगला है पूर्वकालिक क्रिया, अगला है संज्ञार्थक क्रिया, अगला है तात्कालिक क्रिया, अगला है अनुकरणात्मक क्रिया, कितनी क्रियाएं हो गई? 9 हो गई। इसमें भी मैंने बहुतों को छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ तक प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए। और इसके लिए एकदम प्रैक्टिकल, इतना डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, क्या अंतर है वो अंतर देखते चले जाइएगा और आप 2 मिनट में इस बात का डिसीजन ले लेंगे कि ये बहुत इजी है, बहुत कठिनाई नहीं है। लेकिन इसके प्रथम चरण में आप लोगों के अंदर अपना एक कौशल विकसित करना होगा, उसको बोला जाता है श्रवण कौशल। डू यू नो व्हाट इज द श्रवण कौशल? प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग। अगर आपको, क्योंकि आप जानते हैं एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है, तो पहले आपको सुनना होगा, है ना? सब समझ में आ रहा है यहाँ से वहाँ तक कौन कौन सा नाम दिया गया है? अगर कोई बालक बैठा हो और व्हाइट बोर्ड पर दिए गए शब्दों को और वाक्यों को पहचानने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे किस प्रकार का विकार है? कोई बताए?
उसे हाइपरलेक्सिया हुआ है। हाइपरलेक्सिया एक ऐसी भाषा विकार है जिसमें बालक को शब्द और वाक्य समझ में नहीं आते हैं। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग संबंधी, पढ़ने संबंधी विकार होता है जब बालक को पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या, और अगर बालक टीचर को सही ढंग से हूबहू सुन नहीं पा रहा है तो किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार के विकार से वो ग्रसित है? उसको अफेशिया बोला जाता है। मलेशिया मत लगा देना, अफेशिया, या राइट। आइए आपको आगे बहकाया जाए तो इसका मतलब आप लोग अफेशिया वाली स्थिति न हो, श्रवण कौशल। अच्छा कोई बताए कि जो ये बालक के पढ़ने के क्रम में जो कौशलों का वैज्ञानिक क्रम है वो क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसके बाद लेकिन कुछ लोगों ने लिखना को पहले कहा है और पढ़ना को बाद में। ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं? किसने लिखना को पहले बताया और पढ़ना को बाद में? लिखना आसान होता है या पढ़ना? आसान लिखना होता है। मॉन्टेसरी का पूरा नाम क्या था? मारिया मॉन्टेसरी का ये कहना था कि पहले उन्हें पढ़ना चाहिए उसके बाद लिखना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। एक थे फ्रेबेल, और उनका कहीं कहीं नाम आपको फ्रोबेल भी मिलेगा। वो आपको बताते हैं कि पहले लिखा जाना चाहिए, पहले बच्चों को लिखना सिखाइए, उसके बाद पढ़ना, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया में व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की उपयोगिता एक साथ हो जाते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बालक को लिखना और पढ़ना दोनों साथ साथ कराते रहना चाहिए। खैर वो मैटर नहीं करता। तो अभी श्रवण कौशल पर विशेष ध्यान देना है, जिसमें पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया बहुत सामान्य सी बात है कि यदि किसी वाक्य में केवल एक क्रिया मौजूद हो तो उसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि राम पढ़ता है, केवल एक क्रिया। माँ खाना बनाती है, कितनी क्रियाएं? एक। माने सामान्य क्रिया में निष्कर्ष निकला कि केवल एक क्रिया होना चाहिए। यहाँ संयुक्त में घोड़ा चलने लगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पढ़ना और चाहना, चलना और लगना क्रियाएं कितनी? दो हैं। इसका मतलब ये है यदि दो क्रिया हो तो क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। और यहाँ से यही नहीं, ये जो संयुक्त क्रिया हैं इसके 11 भेद होते हैं। भेद लिखाया जाता जब आप जनरल बैच करते और आपसे केवल इतना पूछा जा सकता है कि किस क्रिया के 11 भेद होते हैं, तो आपका इन्फॉर्मेशन केवल इतना होगा, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। नाम धातु पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब किसी संज्ञा
या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण के बाद अगर आना या वाना प्रत्यय लगा दिया जाए, अगर किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद आना या वाना प्रत्यय लगा दिया जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? नाम धातु कहेंगे। जैसे बात में आना लगा दिया जाए तो हो जाता है बतियाना, होगा? परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, यूपी बीएड के संयुक्त एग्जाम में ये पूछा है। हाथ में आना लगाया गया, हथियाना माने कब्जा करना, लेकिन लात में आना लगा दिया जाए तो आप जान ही रहे हैं अपना में आना लगा दिया जाए, अपनाना। गर्म में आना लगाया जाए, गरमाना। ठंडा में आना लगाया जाए तो ठंडाना। इसमें और प्रेरणार्थक में जल्दी आप लोग अंतर नहीं स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहां भी आना या वाना ही लगाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है यहां आना या वाना लगेगा किसमें? क्रिया में। तो क्रिया के साथ यदि आना या वाना लगा हो तुरंत आप जान लीजिएगा प्रेरणार्थक। जैसे पढ़ना में अगर आना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाना। और वाना लगाएंगे तो पढ़वाना। दो तरीके का हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है कि जब किसी क्रिया को करने के लिए व्यक्ति किसी को प्रेरित करता है तो वहां प्रेरणार्थक हो जाता है। और प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है प्रथम प्रेरणार्थक और एक को कहा जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक वहां होता है जब डूअर माने कर्ता किसी काम को करने के लिए किसी को प्रेरित करता है और उसमें उसकी भी सहभागिता होती है, वो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। माँ बच्चे को पढ़ाती है, माने एक तो पढ़ने के लिए उसे प्रेरित कर रही है और उसके पढ़ने के प्रेरित होने की प्रक्रिया में वो भी क्या है? इन्वॉल्व है। तो माँ बच्चे को पढ़ाती है, किस प्रकार की है? एक तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया पढ़ाना और साथ ही साथ प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। लेकिन अगर और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है कि जो डूअर होता है, कर्ता होता है, वो किसी थर्ड पर्सन को प्रेरित करता है सामने वाले को काम करने के लिए, बाध्य करने के लिए। जैसे कहा गया माँ बच्चे को शिक्षक से पढ़वाती है, इसमें माँ पढ़ाने का काम नहीं कर रही है, माँ शिक्षक को प्रेरित कर रही है कि वो बच्चे को पढ़ाए। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे माँ बच्चे को जगाती है, किस प्रकार का प्रेरणार्थक? प्रथम प्रेरणार्थक। माँ बच्चे को जगवाती है, इसका मतलब कि वो जगाने की प्रक्रिया में खुद शामिल नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन को प्रेरित कर रही है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक। माँ बच्चे को आया से दूध पिलवाती है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे काटना क्रिया है, काटना क्या है? क्रिया। काटना का प्रथम प्रेरणार्थक कौन बता सकता है? वेरी गुड, कटाना। मालिक वृक्ष को कटाता है, माने वृक्ष को कटने की प्रक्रिया में खुद मालिक भी इन्वॉल्व है, लेकिन मालिक लकड़हारे से वृक्ष को कटवाता है, इसमें मालिक काम नहीं कर रहा है, वो लकड़हारे को प्रेरित कर रहा है कि वो वृक्ष को काटे। तो क्या दोनों का अंतर समझ में आ गया है?
अगर किसी भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में आना या वाना लगा होगा तो नाम धातु हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर किसी क्रिया में आना या वाना लगा दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक हो जाता है। और प्रेरणार्थक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य को करने में इन्वॉल्व होता है, जुड़ा होता है, शामिल हो जाता है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता की कोई भूमिका नहीं होती है। और सम्मिश्र क्रिया की बात करें तो सम्मिश्र क्रिया और इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। यहाँ जो संज्ञा सर्वनाम है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में यदि करना या होना प्रत्यय लगा दिया जाए तो सभी उदाहरण वो सम्मिश्र के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे बात करना या बात होना, हाथ करना या हाथ होना, अपना करना या अपना होना, गर्म करना या गर्म होना, ठंडा करना या ठंडा होना। क्लियर? बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सरल है, कुछ करना नहीं है। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद आना या वाना लगेगा तो, और क्रिया के साथ लगेगा तो, और जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद करना या होना लग जाएगा तो सम्मिश्र क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे बात करना या फिर बात होना। पूर्वकालिक क्रिया की ऐसी स्थिति होती है जैसे ही एक क्रिया समाप्त हो और ठीक दूसरे क्रिया की शुरुआत हो जाए, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहली बात कि इसमें दो, यहाँ भी क्रिया, यहाँ भी क्रिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहली वाली क्रिया के बाद एक शब्द लगकर आता है, कर। किसी भी क्रिया में यदि कर लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक। और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, संयुक्त बीएड में पूछा था, रो कर, गा कर, नहा कर किस प्रकार की क्रिया है? डायरेक्ट ऐसे पूछा है, रो कर, गा कर और नहा कर किस प्रकार की क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका कॉन्सेप्ट सीधा सा जानते रहिए, यदि क्रिया में कर लगा हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। क्लियर? जैसे बच्चा रो कर सोया, जैसे ही उसने रोने की प्रक्रिया संपन्न की वैसे ही सोने की क्रिया उसने आरंभ कर दी। माने यहाँ एक क्रिया के ठीक समाप्त होते ही दूसरा क्रिया प्रारंभ हो जाता है। बच्चा नहा कर स्कूल गया तो पहले उसने नहाने की प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद स्कूल जाने की प्रक्रिया उसने क्या किया? शुरू किया। पिताजी ने नहाकर भोजन किया, वे गाकर नाचे, माने गाने की प्रक्रिया जैसे ही संपन्न हुई वैसे ही नाचने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लेकिन वही संज्ञार्थक क्रिया क्या होता है कि जब कोई क्रिया किसी वाक्य का कर्ता बन जाए, हो क्रिया लेकिन वाक्य का यदि वो कर्ता बन जाए तो इट मीन्स संज्ञार्थक वो हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि वह टहलने जाता है, यहां जो टहलना है वो क्रिया है। इसको जैसे ही हम वाक्य का कर्ता बना देंगे ये संज्ञार्थक हो जाएगा। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए, लाभदायक है, और स्वास्थ्य थोड़ा करेक्ट लिखिएगा, करेक्ट फॉर्म यही है स्वास्थ्य का। जो ये लिख देते हैं स्वास्थ्य, गलत है। स्वास्थ्य वर्तनी शुद्धि में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए, जैसे वो दिन भर हंसता है, यहां हंसता क्रिया हो गया, लेकिन हंसना जरूरी है, यहाँ ये वाक्य का कर्ता हो गया है। और जब वो कर्ता के रूप में ट्रीट होता है तब वो संज्ञार्थक हो जाता है। और तात्कालिक क्रिया में क्या होता है, दो क्रियाएं साथ साथ होती हैं। जैसे वह रोते हुए आई,
माने एक तो आ भी रही थी और रो भी रही थी, वे हंसते हुए नाच रहे थे। हंसना और नाचना दोनों क्रियाएं क्या हैं, साथ साथ हो रही हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तात्कालिक क्रिया। और अनुकरणात्मक, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे एक प्रकार की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है, एक प्रकार का आवाज निकलता है और उस आवाज का कोई अर्थ नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है, निरर्थक होता है, लेकिन फिर भी हम अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा गया खटखट, शब्द का क्या अर्थ होता है, नहीं, ये एक प्रकार का आवाज है। खन खन, टिक टिक, आवाज है। लेकिन इन्हीं के अंत में जैसे ही आप ना लगाएंगे और जो नया रूप प्राप्त करेगा उसी को हम कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। खटखटाना, खनखनाना, टिकटिकाना क्या हो जाएगी, अनुकरणात्मक क्रिया। तो ये नवो क्रिया क्या एक्चुअल में अंतर है वो सब समझ में आ गया हो गया आसानी से ना। इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है, अगर डेफिनेशन लिखाएंगे तो ये फॉर्मेट इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब किसी भी वाक्य में एक क्रिया हो तो सामान्य क्रिया, दो क्रियाएं हो तो, किसी भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद अगर आना या वाना लगा हो तो, और किसी भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद करना या होना लगा हो तो। लेकिन अगर क्रिया के बाद आना या वाना लगा हो तो प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की, पूर्वकालिक क्रिया की विशेषता क्रिया के ठीक बाद कर लगा होगा, और संज्ञार्थक क्रिया में क्रिया वाक्य का कर्ता बन जाता है, क्रिया वाक्य का कर्ता बन जाता है। तात्कालिक में दो क्रियाएं एक साथ होती रहती हैं, और अनुकरणात्मक में किसी भी ध्वनि के अंत में ना लगा करके उसको एक नया रूप प्रदान कर दिया जाता है। और इसके बाद एक और आधार है, ये तो हम लोग देखें संरचना या बनावट का आधार। तीसरा आधार क्या है, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि वो परीक्षा में आएगा नहीं। अर्थ के आधार पर क्या होता है, शब्द एक ही होगा, लेकिन जैसे जैसे हम उसका अलग अलग वाक्यों में यूटिलाइजेशन करते हैं वैसे वैसे उसका अर्थ क्या होता है, बदलता जाता है। जैसे वह खाना खाता है में क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है। लेकिन अगर कह दीजिए वो सुबह सुबह की हवा खाता है, इसका मतलब वो टहलने जाता है। वह घूस खाता है माने बेईमान है, मैं हर बार खाता की बात कर, वो लोहे के चने खाता है माने कठिन परिश्रम करता है। वो मेरा दिमाग खाता है, पकाता है कह रही है, माने परेशान करता है। वह जूता खाता है माने लतियाया जाता है। तो देयर इज, खाता इज वन, ओनली वन क्रिया, बट इट्स गिविंग a different kinds of meaning in the different types of sentences। और इतना आज आप लोगों को बहुत बहकाया गया है, इतना आप लोग बना लीजिए। और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, ठीक है ना। धन्यवाद।